देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक समय की बात है जब लोग आसमान में देखकर समय जान लिया करते थे। उस समय अक्सर मेरे चाचा 62 की उम्र में भी सुबह के 4 बजे उठकर खेत को जोतने जाते थे। वो दिन भी बाकी दिन की तरह ही था जब चाचा आधी रात को उठकर आसमान की ओर देखने लगे, पर बादल छाए हुए होने की वजह से उन्हें समय का ध्यान नहीं हुआ और अभी सुबह के 4 बजे हैं। ये सोचकर वो खेत जोतने रात के 2 बजे ही अपने दोनों बैलों को लेकर निकल गए। हर जगह काला अंधेरा छाया हुआ था। आज चाचा ने सोचा कि कोई और तो आज खेत में नजर नहीं आ रहा है, रोज तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही अपना काम खत्म कर लूं। चाचा जी अपने खेत में पहुंचकर खेत को बैलों से जोतना शुरू कर दिया। आधा खेत जोतने के बाद अचानक से बैलों ने आगे चलना रोक दिया। ओह, आज इनको क्या हो गया? चलो भी, ऐसे क्यों कर रहे हो? बैलों को कई बार हाँकने के बाद भी जब बैल अपनी जगह से नहीं हिले, तब चाचा ने बैलों के मुंह के पास जाकर देखा तो दोनों ही बैल आगे की ओर देखते हुए बार बार पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगे। अक्सर जानवर ऐसी कोई चीज को दूर से ही भांप लेता है। ये बात चाचा जी जानते थे, इसलिए चाचा पहले से ही सामने खड़ी मुसीबत को भांप चुके थे। इसलिए उन्होंने सामने की ओर मुड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? इतना कहते हुए जैसे ही वो सामने की ओर मुड़े वैसे ही उनके होश उड़ गए। उनके सामने कोई आम रूह नहीं बल्कि सफ़ेद कपड़ों में खड़ा एक लंबा चौड़ा जिन्न था, जिसका मुकाबला करना हर किसी की बात नहीं थी। मेरे चाचा पहले से ही बहुत बहादुर थे, पर अपने सामने जिन्न को खड़ा देख वो भी अपने आप से कहने लगे, मैं आज जिनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया हूँ, इससे बुरे मेरे लिए और क्या हो सकता है। चाचा ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहा। इतने में ही जिन्न ने कहा, अरे ओ, मेरे साथ कुश्ती कर। जिन्न ने ऐसा दहाड़ते हुए कहा तो इस पर चाचा जी ने कहा, मैं तेरे जैसे तगड़े रूह से कुश्ती कैसे करूं? अच्छा, सोच ले मुझे ना कहने का अंजाम क्या होगा। चाचा थोड़ी देर अपने सामने खड़ी मुसीबत को घूरते रहे। वो अच्छे से जानते थे कि ये जिन मुझे अपनी बातों में फंसा के मुझे जान से मार डालेगा। ये सोचते उन्होंने अपने आप से कहा, मैं जानता हूँ अगर मैंने ना कहा तो ये तभी मुझे मार डालेगा, और अगर हाँ कहूँगा तो भी मुझे नहीं बख्शेगा। पर कायर होकर भागने से अच्छा है कि मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करूं। जिसके बाद चाचा जी ने कहा, चल आजा, देखते हैं। जैसे ही जिन हमला करने आगे बढ़ा वैसे ही बिना देर किए मेरे चाचा ने जिन को गर्दन से धर दबोचा। मेरे चाचा बहुत बहादुर थे। वो अच्छे से जानते थे कि जिन की कमजोरी उसके गर्दन में है, इसलिए उन्होंने काफी देर तक जिन्न की गर्दन को अपने हाथों से कसकर पकड़ कर रखा। पर जिन्न भी कम नहीं था, उसने भी चाचा से बच निकल के काफी प्रयास किया, पर चाचा ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। तभी अचानक से पता नहीं क्या हुआ, वो जिन्न एकदम से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। वो सब क्या था चाचा जी को आज भी समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ऑटो से उतरने के बाद मैं भागता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़कर उतरकर जब तक मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा, तब तक मेरी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की एक आखिरी कोशिश भी की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय यहाँ पर
रात गुजारने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे घर की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। थका हारा मैं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। तब रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का आलम तो ये था कि मेरे हांफते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि आगे क्या करूंगा। दरअसल मैं यहाँ यानी इस पतालपुर गांव में किसी काम के सिलसिले से आया था। काम निपटाते निपटाते रात हो गई और अभी कुछ देर पहले आखिरी ट्रेन भी छूट गई। एक बार को तो मैंने सोचा यहीं इसी बेंच पर लेटकर किसी तरह से रात कटा देता हूं, मगर तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तो और वो स्टेशन इतना छोटा था कि उसमें कोई वेटिंग रूम भी नहीं था। ये तो पक्का था कि मैं स्टेशन में नहीं रुकने वाला। लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास कुछ ढूंढने लगा, कोई ऐसी जगह जहां मैं रात भर बिना किसी तकलीफ के सो सकूं। मगर मेरे आसपास मुझे खाली रास्ता और बंद दुकानें ही नजर आ रही थी। कोहरे ने चारों तरफ अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कंधों पर पीछे की तरफ से किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चौंकते हुए तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे मेरी ही उम्र का एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उस आदमी ने ही कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं होटल ढूंढ रहा हूं। खैर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मैं होटल खोज रहा हूं? इस पर वो आदमी बोला, मुझे सब पता चल जाता है। हालांकि होटल तो नहीं, पर एक जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर। चूंकि उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो आदमी मुझे एक रास्ते पर कहीं ले जाने लगा। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल ही नजर आ रहे थे। बाकी ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। फिलहाल किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उस तरफ कोई होटल होगा भी, मगर मैं उस वक्त लाचार था, इसलिए उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद रास्ते से थोड़ा हटकर मुझे एक 2 मंजिला इमारत नजर आने लगी। तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे उंगली के इशारे को उस इमारत की तरफ दिखाते हुए मुझसे कहा, यही है वो घर, आप यहाँ रात भर रह सकते हैं। मुझे उसी वक्त भाड़े की बात कर लेना ठीक लगा। फिर जब मैंने उस आदमी से भाड़े के लिए पूछा तो उसने कहा, जी, हम किसी से भाड़ा नहीं लेते, बस हमारा एक नियम है, अगर आप एक बार इस घर में अंदर चले गए तो कल सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। ऊपर से मुझे मुफ्त में रात गुजारने की जगह मिल रही थी, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को हाँ बोल दिया। थोड़ा और चलकर हम लोग उस घर के नजदीक पहुंचे। घर की हालत ना तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और ना ही काफी ज्यादा बुरी, मतलब ये कि रहने लायक था। फिर उस आदमी ने घर के दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोला और हम दोनों घर के अंदर गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा,
यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो इस पर वो आदमी बोला, लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर, जैसे तैसे वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार आवाज लगा दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं 4 दीवारी और एक छत के अंदर सोया हुआ था, मगर फिर भी मेरे शरीर पर इतनी तेज हवा लग रही थी जैसे मैं खुले में सोया हुआ हूं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कमरे में जो एक खिड़की थी वो पहले से ही बंद थी। दरवाजा भी मैं बंद करके सोया था। खैर, पलंग के एक ओर पड़ी रजाई को उठाकर मैंने अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ी गर्मी आई, मगर नींद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक रजाई के अंदर होने की वजह से मुझे घुटन सी होने लगी, इसलिए मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला, तभी मेरी नजर मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही घने पेड़ पर गई। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि मैं किसी पलंग पर नहीं बल्कि एक मिट्टी के टीले पर लेटा हुआ हूं। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंख मीचने लगा। और जब आंख मीचकर जैसे ही दोबारा आंख खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मैं उसी कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लिहाजा मैं उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और हॉल में आकर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था, मगर मुझे वो आदमी हॉल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से मुझे उसी वक्त वहां से निकल जाना ही बेहतर लगा और मैं वापस अपने कमरे में सामान लाने चला गया। सामान समेटकर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तभी अचानक मेरे सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया, मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर किसी धारदार खंजर के निशान थे। उस आदमी के हाथ में भी एक धारदार खंजर था और वो लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पर मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, मगर तभी मेरी नजर उस कमरे में लगी कांच की खिड़की पर गई। उस खिड़की में किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं थी। मैं तुरंत उस खिड़की की ओर भागा और खिड़की खोलकर तुरंत नीचे कूद गया। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आई, मगर उस वक्त मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठकर चोट सहलाऊं। लिहाजा मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते वक्त मैंने एक दफा पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां ना तो वो घर था और ना ही वो आदमी। दौड़ते दौड़ते मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। पूरी रात किसी तरह से स्टेशन में ही गुजार दी। हालांकि मुझे तब भी डर लग ही रहा था कि कहीं वो आदमी यहाँ फिर से ना आ जाए, इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने स्टेशन मास्टर को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी एक चोर हुआ करता था।
लोगों को इस तरह से लूटना उसका काम था और वो अपने इस काम को उसी जगह पर अंजाम देता था। मगर एक दिन उस चोर का पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। उस मुसाफिर ने उस चोर को जान से मार डाला। तब से उसी की आत्मा भटकती है। हालांकि अब भी वो आत्मा लोगों को उसी जगह पर ले जाती है, मगर लूटने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें जान से मार डालने के इरादे से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। गांव जाने के बाद मेरे पास बस 3 काम ही होते हैं, खाना, सोना और हर रात रमेश काका की कहानियां सुनना। रमेश काका हमें हर रात गांव में घटी सच्ची घटनाएं सुनाया करते थे। रमेश काका का घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था, तो वहां हम रात के 8 बजे तक पहुंच जाया करते थे। रमेश काका अपने घर पर अकेले रहते थे। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए उनको भी सभी के साथ मिलजुल कर रहने में काफी अच्छा लगता था। ऐसे ही उस रात मैं चलकर रमेश काका के घर गया तो रमेश काका आग जलाकर ताप रहे थे। मुझे देखते ही काका ने कहा, अरे बिंटू, कब आए तुम? इस पर मैंने काका से कहा, वो काका, आज ही सुबह आया हूँ, अभी 2-3 दिन रहूंगा। इस पर काका ने मुझे बैठने को कहा। मेरे बैठते ही वहां गांव के और 2-3 लड़के आ गए, जो रोज इसी वक्त काका से कहानी सुनने आया करते थे। ठंड काफी होने के कारण आग के पास बैठने में हमें काफी अच्छा लग रहा था कि तभी मैंने काका से कहा, काका, आज कुछ कहानी बताइए। जिस पर काका ने बताना शुरू किया। आज से 3-4 साल पहले जब मैं गांव के बाहर जमींदार साहब के बगान में रात को पहरेदारी का काम किया करता था, तो उस वक्त गांव में आए दिन भूत प्रेत, डायन और काला जादू की घटनाएं सुनने को मिलती रहती थी। मगर मैं उस समय इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन उस समय गांव वालों का मानना था कि रात होते ही हर रोज गांव में अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो जाया करती हैं। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग एकाएक रहस्यमयी तरीके से मरने लगे, मगर मरने वाले लोगों की लाश काफी दिनों के बाद मिलती थी। खैर, मेरी ड्यूटी रोजाना रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक की थी, जिस कारण मुझे रात के 8 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। ऐसी ही एक रात 8 बजे मैं बगान जाने के लिए अपने घर से निकला, तो बाहर निकलते ही ठंडी ठंडी हवाओं ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो रोजाना की तरह सारा गांव मुझे वीरान सा लग रहा था, क्योंकि उस समय जब मैं रात के 8 बजे ड्यूटी जाया करता था तो गांव के सभी लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते थे। खैर, मैं और अपना समय जाया ना करके साइकिल को आगे बढ़ाने लगा और बगान जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। उस समय हमारे गांव में बिजली तो थी, मगर रास्तों पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण मैं हर रोज टॉर्च का ही सहारा लिया करता था। तो मेरे टॉर्च जलाते ही मेरे टॉर्च की रोशनी को रास्ते पर फैले कोहरे ने चारों तरफ से घेर लिया। कोहरा इतना छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की रोशनी मुझे जितना भी दिख रहा था, सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। कुछ देर साइकिल चलाने के बाद मैं गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचा, जहां चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो भी इतना घना अंधेरा कि मेरी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। खैर, किसी तरह मैं साइकिल चलाकर बगान पहुंचा तो वहां सामू मेरा ही इंतजार कर रहा था। सामू जो दिन के वक्त इस बगान में पहरेदारी करता है
और उसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक की होती है। तो मुझे देखते ही सामू ने कहा, अरे राजेश, आ गए तुम? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया। तो मेरे आते ही सामू अपना साइकिल उठाया और अपने घर की तरफ चलता बना। अब उस पूरे बगान में मैं अकेला ही था। तो मैं सामू के जलाए गए आग के पास बैठकर बगान में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाने लगा। पूरा बगान अंधेरे और घने कोहरे में डूबा हुआ था। चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा था। बस बीच बीच में मुझे रात कीड़ों की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। कुछ घंटे तो सब ठीक था, जिसके बाद बगान में मुझसे कुछ ही दूरी पर मुझे कुछ हलचल महसूस हुई। 1-2 बार तो मैंने उस हलचल को नजरअंदाज किया, मगर जब फिर भी वो हलचल नहीं रुकी तो मैं टॉर्च लेकर अपनी जगह से उठा और उस हलचल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात गए बगान में कौन होगा। खैर, मैं डरता तो था नहीं, तो मैं चलकर उस जगह पर पहुंचा। तो वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि 2 भैंसे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन इतनी रात गए ये दोनों भैंसे बगान में आए तो आए कैसे? और तो और ये भैंसे किसके हैं? मगर जिसके भी हों, मुझे तो इन्हें बगान से भगाना ही होगा। ये सोचकर मैं उन भैंसों को भगाने लगा। लेकिन मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी वो दोनों भैंसे वहां से नहीं भागे। तो मैंने अपने कोशिश में थोड़ा और जोर दिया। तो मेरे जोर देते ही उन दोनों भैंसों का चेहरा एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उन दोनों भैंसों की शक्ल राक्षस में तब्दील हो गई। ये दृश्य देखकर मेरे पैरों तले की जमीन निकल गई और मेरा सर घूमने लगा और मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है और ये भैंस नहीं बल्कि राक्षस हैं। अभी मैं उन्हें देखकर कांप ही रहा था कि तभी उन दोनों राक्षसों ने अपना पूरा रूप ले लिया। उनका चेहरा पूरी तरह सफेद था और उनकी आंखें बाहर लटक रही थीं। इतना सब देखने के बाद मेरी और हिम्मत नहीं हुई कि मैं वहां रुक सकूं, जिस वजह से मैं जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही मैंने वहां से भागने की कोशिश की कि तभी एक राक्षस मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने एकदम से मेरा गला पकड़ लिया। मैं उसके हाथ से अपने गले को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस राक्षस ने मेरा गला इतनी जोर से पकड़ा था कि मैं अपने सिर को हिला तक नहीं पा रहा था। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला पड़ने लगा। तो मैं समझ गया कि अब मैं नहीं बचूंगा और ये राक्षस मुझे मारकर खा जाएंगे। कि तभी मैंने अपने हाथ में बंधी ताबीज को उस राक्षस पर सटाया। तो मेरे ताबीज सटाते ही उस राक्षस ने मेरा गला एकदम से छोड़ दिया और इसी का फायदा उठाकर मैंने वहां से दौड़ लगा दी और अपने पैरों को जमींदार साहब के घर पर ही रोका। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। रमेश काका की बात खत्म होते ही मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की तरफ घुमाई तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का। काफी रात हो जाने के कारण मैं रमेश काका को आता हूँ बोलकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो पूरा रास्ता सुनसान और सन्नाटे में डूबा हुआ था। रास्ते पर चलते हुए मेरे दिमाग में बस बार बार रमेश काका के बताए गए बातें ही दौड़ रही थी कि तभी मुझे हल्का होने की जरूरत महसूस हुई। तो मैं रास्ते के किनारे झाड़ियों की तरफ हल्का होने चला गया। अभी मैं हल्का हो ही रहा था कि तभी अचानक मेरे बगल के पेड़ की डाली टूटने लगी। तो इस पर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ के ऊपर घुमाई तो इतने में ही मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और डर से मेरे दोनों पैर कंपकपाने लगे। दरअसल उस पेड़ पर एक भयानक सा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था।
जिसके इतने लंबे पैर थे कि वो जमीन को स्पर्श कर रहे थे। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है, जिस कारण मैं वहां ना रुककर भागता हुआ घर चला आया। मगर घर आकर काफी दिनों तक मेरी तबीयत खराब रही। बाद में काफी झाड़ फूक करवाने के बाद मैं ठीक हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।